हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट किया था एक एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करके। अभी मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देने वाला हूं कि फ्लो क्या रहता है ऐसे पेपर्स को एनालाइज करने का, कि जब आपने पेपर दिया उसके बाद इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कि एक्सपीरियंस्ड एस्पिरेंट कैसे देता है, कैसे अपने पेपर को एनालाइज करता है। मेरा एक बार एसएससी सीजीएल क्रैक हो चुका है और अभी के लिए ये मार्क्स देखकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं अगला एसएससी सीजीएल का एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं कुछ दूसरे चीज़ों में लगा हुआ हूँ। आई प्रे टू गॉड कि अगर उसी में हो जाए तो मैं दोबारा सीजीएल नहीं देना चाहूँगा। हालांकि पहली बार मुझे 2400 ग्रेड पे की पोस्ट मिली थी, तो कायदे से तो मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे फिर से एग्जाम देने के लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सीट वेस्ट करने वाला हूँ। बट स्टिल मैं अपना बेस्ट कोशिश करूंगा कि मुझे दोबारा से देना ना पड़े। तो इसलिए आप देख कर घबराएंगे नहीं कि मैं आपका सीट खाने के लिए आ रहा हूँ, ये वैसी बात नहीं है। जो भी मेरे टारगेट ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनका तो मैं हेल्प ही कर रहा हूँ सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, जब कभी भी आप ऐसे आओगे तो लोगों का पहला एक रिएक्शन होता है कि वो अपने मार्क्स की तरफ देखेंगे। ठीक है, मेरा मार्क्स थोड़ा ठीक है इसलिए इधर आपको देख के उतना बुरा नहीं लग रहा है, बट ज्यादातर लोग जो अभी बिगिनर स्टेज में होंगे उनका मार्क्स कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो पहला जो आपका इंस्टिंक्ट है उस इंस्टिंक्ट को आप अवॉइड करेंगे और मार्क्स देखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको फोकस करना है यहाँ परसेंटाइल के ऊपर। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो परसेंटाइल दिख रहा है आपको, आप इस पे फोकस करोगे, क्योंकि एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है मॉक टेस्ट का या प्रीवियस ईयर का जो डिफिकल्टी लेवल है उसके ऊपर चीजें वेरी करती है। इसके ऊपर मैंने बहुत इनफ बातें कर रखी है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर नहीं बोलूंगा। तो पहला रिएक्शन होना चाहिए आपको परसेंटाइल देखना है, देन फिर आपको एक्यूरेसी देखनी है। इधर के जितने भी नंबर है बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते, धीरे धीरे मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ से यहाँ राइट टू लेफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंस में है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको परसेंटाइल के ऊपर ध्यान देना। अगर परसेंटाइल मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से बता ही दिया, तो मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, मेरा 98 परसेंटाइल का एम होना चाहिए था, उसको मैं एक्सीड कर रहा हूँ, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अब मुझको यहाँ से मेंटेन करना है। एक्यूरेसी मेरी ठीक ठाक है, अगर 90% 95% के ऊपर आपकी एक्यूरेसी जा रही है तो आप अच्छे रास्ते पे हो। देखो भाई, जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हो मेरी तरह तो अटेम्प्ट आपके अच्छे खासे होने चाहिए। एसएससी सीजीएल का जो लेवल चल रहा है अभी लास्ट प्रीवियस ईयर का आप देखोगे तो क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, तो अटेम्प्ट भी मेरा ठीक ठाक है, फिर स्कोर वगैरह और जो भी चीजें। सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक्यूरेसी जो है मेरा सबसे बेस्ट रहा है इंग्लिश के अंदर, और इंग्लिश मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है भी। ठीक, उसके बाद जब मैं यहाँ देखूंगा तो क्वांट भी ठीक ही रहा, जनरल अवेयरनेस थोड़ा बेटर देन एक्सपेक्टेड, और रीजनिंग ठीक ठाक रहा। ठीक, टाइमिंग के हिसाब से देखो, टाइमिंग पे बहुत सारे लोगों ने ना पिछले वीडियो में उसमें देखकर उनको भरोसा नहीं हो रहा था, उन लोगों ने फिर इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया कि सर ये टाइमिंग जो है सो ये रियल कैसे हो सकती है। तो देखो, बिगिनर्स को यही लगता है ना, जब हम लोग उनको बताते हैं कि देखो आप 5 मिनट में जनरल अवेयरनेस कर सकते हो, उनको बिलीव नहीं होता, उनको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे लगभग 5.5 मिनट में मैंने जनरल अवेयरनेस कंप्लीट किया, लगभग 5.5 मिनट में मैंने इंग्लिश को कंप्लीट किया, क्योंकि ये कंप्लीट करने लायक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, कैलकुलेशंस नहीं करने, ज्यादातर चीजें आप डुएबल है कर सकते हैं। इंग्लिश में वैसे थोड़ा सा कम समय ही लग गया मुझे, क्योंकि पेपर इजी था। अगर पेपर थोड़ा अच्छे लेवल का आता तो इसमें 8 से 9 मिनट लग जाते कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइमिंग पे भी आपको ध्यान देना है। अब जो मेन चीज आपको देखनी है, ये सारी चीजें तो हो गई, टाइमिंग वगैरह पे भी एक बेसिक डिस्कशन मैंने कर लिया। अब हम चलेंगे कि हमें करना क्या है एक्चुअली, हम अगले टेस्ट की तैयारी के लिए अपने आप को इंप्रूव क्या करें, कि क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए, वो हम देखने के लिए सॉल्यूशन वाले सेक्शन की ओर मुड़ेंगे। तो इसमें क्या देखना है हमको, हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। जिस सब्जेक्ट में हमारे सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा था तो वो इन रीजनिंग रहा था मेरे केस में। तो सबसे पहले मैं वो क्वेश्चंस के ऊपर चलता हूं जहां पर मैंने कुछ गलतियां करी हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, इसको मैं सीधे जाकर देखता हूं, और फिर अपने आप से आपको ये सवाल पूछना है कि ये सवाल मेरा गलत क्यों हुआ। क्या मेरे कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था, क्या मुझे आता नहीं था, क्या मैंने टाइम प्रेशर में प्रॉब्लम किया, क्या मुझे बहुत टाइम लगा। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ टाइम तो मैंने बहुत ज्यादा लिया नहीं, एवरेज से मैंने कम समय ही लिया है। बट यहाँ पे जो गलती हुई है ओवर कॉन्फिडेंस, या बोल सकते हो कि सिली मिस्टेक का प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, बी के बाद ई होना चाहिए था, मैंने जल्दी जल्दी में इसको बी के बाद एफ वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया था, इसके वजह से मेरे को प्रॉब्लम आई एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम लाइक कंडीशन में देखो, यहां से एक लर्निंग आपको ये लेनी है। देखो, ज्यादातर लोगों ने इसको सही किया, 89% लोगों ने सही किया है, यानी क्वेश्चन तो इजी था, मेरे से गलती हुई है, सिली मिस्टेक हुआ है। तो इसमें एक चीज आप समझो, आपको ये लगता होगा कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं या फिर जो लोग थोड़े नंबर लाते हैं, क्रैकर्स हैं, वो लोग एग्जाम लाइक कंडीशन में सिली मिस्टेक उनका होता ही नहीं होगा। ये एक गलत अजम्पशन है आपकी। सिली मिस्टेक्स आप करोगे ही करोगे, आप उसको मिनिमाइज कर सकते हो, बट जीरो करना टोटली लक बेस्ड होता है। ठीक है, तो कितना भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही जाएगा, आपको अटेम्प्ट उस हिसाब से देख करके लेना है। तो सिली मिस्टेक के लिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको मेन चीज बताता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखो, अब मैंने सिली मिस्टेक स्पॉट किया, अब मैं जाकर कुछ अपने लिए टास्क लिखूंगा। ठीक है,
ये टास्क लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ, आज मैं टास्क लिस्ट का आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ही दे देता हूँ, ठीक है। जितनी भी आपने स्ट्रैटेजी वीडियो फॉलो की होगी मेरी, उसमें मैंने इसके बात करता हूँ। तो मैं कुछ अपने आप को काम दूंगा अगले टेस्ट से पहले पहले के लिए, उसके लिए मैं फटाफट यहाँ टास्क लिस्ट लिखूंगा और यहाँ पर मैं अपना डेडलाइन भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हर काम टेस्ट के बाद मैं ये काम करता हूँ। तो डेडलाइन मान लो आज 4 मार्च का डेट है, तो मैं 3 दिन के बाद या 2 दिन के बाद मैं देना चाहता हूँ। तो मैं डेडलाइन क्या डाल रहा हूँ कि 6 मार्च तक मुझे ये सारे के सारे काम फिनिश करना, तभी मैं दूसरा मॉक दूंगा। तो इसमें टास्क में सबसे पहले रीजनिंग में मैंने एक सिली मिस्टेक करा है। सिली मिस्टेक के लिए देखो आपका अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है। बहुत लोग इसमें सिली मिस्टेक्स की कॉपी बनाकर उसको रिवाइज करते हैं, बट मेरे लिए उतना वो सब वर्क नहीं करता, और थोड़ा थोड़ा वर्क करता है, बट मेन मेरे लिए जो वर्क करता है वो ये करता है कि मैं अपने आप को देता हूँ कि मैं रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दूंगा, सेक्शनल मॉक ऑफ रीजनिंग। क्योंकि सेक्शनल मॉक से मैं अपने सिली मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर पा रहा था, ये मैंने ऑब्जर्व किया। तो ये आपको खुद से ऑब्जर्व करके निकालना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए ये डाला कि एक मैं सेक्शनल मॉक दूंगा रीजनिंग का, ठीक। अगला जब मैं देखूंगा कि एक क्वेश्चन जो मेरे से नहीं सॉल्व हुआ था, इसके ऊपर जब हम चलेंगे, तो मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है, काउंटिंग फिगर का सवाल है, जो आमतौर पे मेरे से नहीं होता, ज्यादातर लोगों से नहीं होता। मैंने यहाँ पर देखा 29% लोगों ने फिर भी इसको सही से बनाया है। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ तो मुझे इसमें आना ही पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे, क्योंकि ये जो सारे सवाल होते हैं ये जनरल कैटेगरी के कट ऑफ क्लियर करने वाले लोगों के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर मैं इतने में नहीं आ पा रहा हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, ठीक है। तो मेरे को इसका कोई उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए जो मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस फॉलो करी थी उसको मैं जाकर रिवाइज करूंगा और उसके नोट्स को रिवाइज करूंगा। तो रिवाइज और साथ में उसके 50 क्वेश्चंस कर लूंगा, ठीक। तो इस तरह से मैं अपने आप को स्पेसिफिक टारगेट्स दे रहा हूं, जो कि प्रैक्टिकल होने चाहिए, प्रैक्टिकली अचीवेबल है, मेजरेबल होने चाहिए। यानी मैंने एग्जैक्ट लिखा है कि मुझे 50 करने हैं। ऐसा नहीं कि मैं सवाल करूंगा, कुछ सवाल कर लूंगा, ये नहीं होता। मैंने अपने आप को स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट दिया है कि मैं 50 क्वेश्चंस करने वाला हूं, ठीक। तो ये हमारा रीजनिंग का काम खत्म हुआ। अब चलते हैं जनरल अवेयरनेस की तरफ। जनरल अवेयरनेस में चीजें ठीक तरह से रही थी। वीडियो को एंड तक फॉलो करना, क्योंकि मैं एक बहुत ही यूनिक चीज आपको दिखाने वाला हूं, जिससे आपको बहुत फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकता है। तो मैं उसको आपको लास्ट में फॉलो करवाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, एक क्वेश्चन मैंने गलत किया है, ये 5 ईयर प्लान वाला, ओके। यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा, मुझे मेमोराइजेशन का प्रॉब्लम हमेशा से रहता है। 5th और 6th में मैं ऐसे भी कंफ्यूज हो रहा था, तो ये क्वेश्चन मेरे को गलत नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक टास्क लिखूंगा कि मैं 5 ईयर प्लान्स को रिवाइज करूंगा। 5 ईयर प्लान्स रिवीजन ऑफ नोट्स, जो भी मेरे नोट्स हैं, ठीक है, मैं नोट्स को रिवाइज करूंगा। आपके अपने नोट्स हो सकते हैं, आपका बुक हो सकता है, जो भी है, जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। ये सवाल मेरे से नहीं हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना करंट अफेयर पूछा जा रहा है। उसमें भी ऐसी अजीब चीज पूछी जा रही है जिसको आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। देखो, सिर्फ 3% लोगों ने सही किया है। तो अब मैं जनरल कैटेगरी से आता जरूर हूँ, पर मुझे इतना भी आगे नहीं बढ़ना है। तो इसका कुछ किया नहीं जा सकता, कोई इसका उपाय नहीं है। इसलिए मैं इसके लिए कोई टास्क लिखकर अपनी बेइज्जती नहीं करूंगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इसको हटाते हैं। हाँ, ये अपॉइंटेड वाली चीजें, हालांकि मार्च 2023 का चीज अभी याद रहना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैं अपॉइंटमेंट्स को जरूर अपने लिस्ट में डालता हूँ। अपॉइंटमेंट्स, तो मैं स्पीडी को फॉलो करता हूँ। तो स्पीडी से जो भी अपॉइंटमेंट्स न्यूज में चल रहे हैं उनको मैं याद कर लेता हूँ। अब हो सकता है ये जितना स्पीडी में दिया हुआ है वो एग्जाम में ना आए, बट मैं अपनी तरफ से डुएबल चीजें करूंगा, प्रैक्टिकल चीजें करूंगा। ये नहीं कि आइडियल चीजें करने के चक्कर में मैं 500-600 अपॉइंटमेंट्स ही मेमोराइज कर रहा हूँ। ये मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल चीजें नहीं है, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 20 नंबर क्वेश्चन में से नहीं हुआ था। इसमें क्या है, फर्स्ट एशियन कबड्डी। ये भी बहुत अजीब तरीके का चीज है और बहुत ज्यादा इसे करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। केवल 7% लोगों ने किया था। तो इसके लिए भी कोई चीज यहाँ पे लिखी नहीं जा सकती जिससे मैं इसको अचीव कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको भी मैं आगे करता हूँ। अब आते हैं क्वांट के अंदर। इसमें एक क्वेश्चन ही मेरे से गलत हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है ये सिली मिस्टेक के कारण गलत हुआ। टेक्स्ट बुक ने ऐसे ठीक से इसको लिखा भी नहीं था। बाय द वे, अगर किसी को टेक्स्ट बुक का पास बाय करना है तो कूपन कोड क्लस्टर का इस्तेमाल कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक है, रीडिंग एरर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो मुझे जल्दी जल्दी में क्वेश्चन ठीक से रीड करना चाहिए था। तो इसके लिए भी मैं अपने आप को एक सेक्शनल टेस्ट दूंगा। शानदार हैंडराइटिंग है मेरी, इंजीनियरों वाली, ठीक है, ऑलमोस्ट डॉक्टरों वाली तक पहुंच रही है। और इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश में सारी चीजें सही चली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपना बेसिक एक कैलकुलेशंस कर लिया कि हमको अपने क्या काम करना है। आपने देखा मेरा एक टास्क लिस्ट तैयार हो गया, डेडलाइन इसकी डाली हुई है। अब ये तो मेरा इसलिए छोटा बना है क्योंकि मेरा ज्यादा काम नहीं है, बिगिनर्स के ज्यादा काम होता है। तो यहाँ पे बेसिक यही रहेगा कि अगर रीजनिंग का कोई भी सवाल आप गलत कर रहे हो तो प्रैक्टिस की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। या तो प्रैक्टिस या तो कॉन्सेप्ट। तो अपने लिखो कि मुझे इतने सवाल की प्रैक्टिस करना है या इतना कॉन्सेप्ट लेना है।
जीके में या तो आपने ठीक से नोट्स को रिवाइज नहीं करा या पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करी, तो अपने लिए स्पेसिफिक टारगेट लिखो कि अगर मान लो पॉलिटी का सवाल गलत कर रहे हो तो मैं 50 क्वेश्चन पॉलिटी के प्रैक्टिस करूंगा, या 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन जो भी है, या फिर मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा। ये स्पेसिफिक टारगेट लिखो। क्वांट में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेसिफिक टारगेट लिखो कि मैं 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, या फिर मैं उसके नोट्स फॉलो करूंगा, नोट्स को जाकर रिवाइज करूंगा या फॉर्मूला शीट रिवाइज करूंगा। इंग्लिश में अगर वोकैब में प्रॉब्लम है, सीधा सामने लिखो कि अगर मान के चलो ये वाला मेरे ईडीएम गलत होता, ठीक है, वैसे मेरा गलत हुआ नहीं, बट मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि मान लो अगर ये ईडीएम मेरा गलत होता तो मैं ये लिखता कि मैं 100 नए ईडीएम्स को मेमोराइज करूंगा अपने ब्लैक बुक से, क्योंकि मैं ब्लैक बुक को फॉलो करता हूं। अगर मान लो ग्रामर का कोई सवाल गलत होता, ये वाला अगर मान लो गलत होता, तो मैं ये लिखता कि मैं ग्रामर के 50 क्वेश्चन जाकर प्रैक्टिस करूंगा या 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा या 4 सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा। ये जो भी है मैं आपके लिए लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लोज टेस्ट की प्रॉब्लम है, तो अगर क्लोज टेस्ट में अगर मेरा सवाल गलत होता तो मैं ये लिखता कि मैं क्लोज टेस्ट के जाकर 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, जो भी है, जितना भी एग्जाम जितना नजदीक है उसके हिसाब से स्पेसिफिक टारगेट आपको ये रखना है कि टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिस तरह से मैंने यहाँ एग्जैक्ट नंबर्स डाले हैं। तो इस तरह से एक बेसिक, मैंने ज्यादा इसमें तामझाम नहीं रखा है, जो मेरा बेसिक वर्क फ्लो होता है जिससे मैंने इंप्रूव कर करके मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं कि मैं आपको कुछ बताने योग्य बना हूं, यही मैं आपको बता रहा हूं। और देखो, इसको देख के सबसे पहले तो डीमोटिवेट या डीमोरलाइज मत होना, धीरे धीरे बनते बनते ही बनता है, ठीक है। हमने भी अपना जर्नी वही 120 130 से ही स्टार्ट करा था, धीरे धीरे करके अपन यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, आप इससे चीजें सीखने की कोशिश करो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं लास्ट में क्या करता हूँ कि अभी तक देखो हमारा फोकस क्या रहा था कि हम ये देख रहे थे कि हमसे क्या नहीं हुआ, हमने क्या नहीं बना पाया, हमसे क्या छूटा, हमारी क्या गलती हुई। इस तरह से क्या है ना, टेस्ट का एनालिसिस करते करते दिमाग में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है। इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए मैं एक पॉजिटिविटी बूस्टर का काम करता हूँ, और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारा काम आपने कर लिया, टास्क वगैरह लिख लिया। अब आप क्या करो, अपने सारे सब्जेक्ट में जाओ, चारों में मैं एक का डेमो लेकर आपको दिखाता हूँ, और अपना एक बेस्ट स्कोर खोजने का कोशिश करो। बेस्ट स्कोर क्या है कि ऐसे सवाल जो कि ज्यादातर लोग नहीं बना पाए थे लेकिन मैंने उसको बना दिया, तो अपना ये लोएस्ट नंबर, ये जो यहाँ 48% आप आंसर करेक्टली देख रहे हो ना, इसमें ढूंढो कि कौन सा लोएस्ट परसेंटेज आता है जिसने आपने करा हो। जैसे ये 48 है, नेक्स्ट जाएंगे तो अभी तक 48 मेरा लो है, फिर 47 लो है चला, तो 40, अब देखो ये 5%, तो 5 मेरा लोएस्ट स्कोर हुआ। ये इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि ऐसे सवाल जो केवल 5% लोग ही कर पा रहे थे वो मैंने करके निकाल दिया है। और ये सवाल ऑब्वियसली ये सबको आता नहीं होगा, हालांकि ये पीवाईक्यू में आया हुआ सवाल है, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है ये वाला, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपको नहीं याद आएगा एसएससी सीपीओ का बनाया हुआ सवाल, ठीक है। तो आप इसने कैसे निकाला था, मैंने एग्जाम में, आपने लॉजिक इसका देखा होगा कि मैंने इसको एलिमिनेट करके कैसे इसका आंसर एक लॉजिकल तरीके से निकालने की कोशिश की थी, ठीक है। देखो ये लोएस्ट नंबर निकल के आया मेरा 3% का। तो इससे देखो कि भले मैंने थोड़ा सा समय इसके लिए ज्यादा लिया, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं 3% के इस ग्राफ में आ रहा हूँ कि सोचो इससे मेरा कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट होगा। हालांकि एक थोड़ा बेसिक टाइप का सवाल है, हैलोजेंस से आप इसको पहुंच सकते थे, लेकिन हर किसी को नहीं पता होगा, ठीक है। मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, मैंने एनसीईआरटी वगैरह की रीडिंग करी है, आईआईटी जेईई की तैयारी करी है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप का सवाल है नहीं, ठीक है। बट हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हो तो आपके लिए ये ऑब्वियसली बात है कि थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मेरा लोएस्ट नंबर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 3% ही आने वाला है, ठीक है। देखिए 3% से नीचे का ये 9% है। ये तो मैंने बना ही नहीं पाया मैं, ठीक ठीक। 3% ही अभी तक लोएस्ट चल रहा है जीके के अंदर, चलो ठीक है। तो 3% ही लोएस्ट आया, तो बेस्ट मैं जीके के अंदर मैंने अपने सामने थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ कि 3% रहा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जस्ट एक पॉजिटिविटी है, इससे ये कुछ नहीं होता कि ये बहुत बड़े आप तेज बन गए कि 3% वाले सवाल को कर लेने से इससे आपका सिलेक्शन नहीं हो जाने वाला है, बट इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा अपने में अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि थ्रू आउट 15-20 मिनट्स या 30 मिनट्स जो आप अपना एनालिसिस कर रहे हो उसमें सिर्फ अपनी गलतियां निकालने का काम करते हो, तो इससे आपका मोराल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो यहाँ से आप मोराल को अप करते हो और उसके बाद से अपने काम में लग जाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि जो एक टफ टाइप का मॉक है ना, पीवाईक्यू का टफ शिफ्ट या इवन टफेस्ट शिफ्ट हम ट्राई करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये तो थोड़ा सा इजी टाइप का शिफ्ट था, तो इसके अंदर मैंने चीजें बहुत फास्ट निकाल दी, क्योंकि मैं निकाल सकता हूँ, ज्यादातर लोग निकाल लेते हैं। बट टफेस्ट शिफ्ट में आपको टेम्परामेंट कैसे मैनेज करना होता है, जब ज्यादातर सवाल आपके नहीं बनेंगे या फिर सवाल जो है लेंदी आएंगे, तभी तो कोई शिफ्ट टफ बनती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पिछले साल की जो टफेस्ट शिफ्ट होगी उसको हम लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको लेने के लिए। तो अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो नीचे कमेंट करना। जहां जीके के दूसरे बैचेस में 1000 से 500 घंटे का समय लग जाता है केवल सिलेबस को कंप्लीट करने में, वहीं जीके जीनियस बैच में ये तैयारी करवाई गई है केवल 100 से 120 आवर्स के अंदर यूजिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो आप
2 गुना, 3 गुना या 4 गुना तक रफ्तार में लेक्चर्स को बढ़ा कर देख सकते हो। साथ में वहीं पे आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट्स याद रखेंगे कि केवल ऐप के अंदर ही ओपन होंगे। जीके जीनियस बैच के सारे डेमो वीडियोस एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, जिसका लिंक पहले कमेंट में लगा हुआ है। वहां पर जाकर आप डेमो देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस बैच में इनरोल हो जाना। इसमें सारा कंटेंट मैंने और मेरे टीम मेंबर्स ने देकर बनाया है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डाला गया है। एग्जाम को ध्यान में रखकर कंटेंट को डेवलप किया गया है। ये इंग्लिश मीडियम में है, यानी इंग्लिश मीडियम, तो प्लीज इसको प्योर हिंदी मीडियम वाले परचेज ना करें। लूसेंट से ज्यादा डीपर, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा इसके अंदर। आप डेमो वीडियोस देखो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। साथ में अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। और अभी 28 तारीख तक यहाँ हमारी एक सेल चल रही है, तो 28 तारीख तक अगर आप परचेज करते हो कूपन कोड ऑफिसर से तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा लो है, बट इसमें भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर आप इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाओ और जीके जीनियस बैच में आज ही इनरोल करो। अगर आपको जीके जीनियस बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो।